अच्छा जी। तो ये जो आज हमारा लेक्चर होगा ना, अप्रैल के करंट अफ़ेयर्स का, तो आज क्योंकि अभी लाइट का इश्यू है और वैसे भी इस दफ़ा करंट अफ़ेयर्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो उसमें जो-सा है काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा आपको डाटा जो-सा है वो करवाना है। तो जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फिर ये करते हैं हम कि क्योंकि अभी लाइट भी नहीं है, तो इस तरह कर लेते हैं कि आज जो कौन-सा है जो लोकल हमारा पाकिस्तान की जो हमारी एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जहाँ से हमने कल छोड़ा था, क्योंकि 28 को वो पेश हो गई थी, टेबल हो गई थी और 3 को उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अप्रैल में पाकिस्तान के हवाले से जैसे वज़ीर-ए-आज़म बने जो वफ़ाकी वज़ीर हैं, जो और चीज़ें जो चेंजिंग हुई हैं, जो हमसे अब पूछी जाएँगी और पूछी जा सकती हैं, उनको हम आज देख लेते हैं और बाकी कुछ और जो करंट अफेयर्स होंगे जो इंटरनेशनल और नेशनल हवाले से जो और इम्पोर्टेंट उनको फिर हम इंशाल्लाह कल देख लें। ठीक हो गया? अच्छा जी। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मैं बात करूँ, तो बाकी जौन-सा है जो चीज़ें होंगी इम्पोर्टेंट जैसे ये 1 अप्रैल जौन-सा है 1 अप्रैल जौन-सा है, उसमें थोड़ा-सा और अवेयरनेस डे ऑटिज़्म एक अवेयरनेस डे है, ठीक हो गया? और उसके बाद जौन-सा है और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। आज हम ज़रा लोकल हवाले से रखते हैं कि इसमें हमसे क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ताकि हम इनको जल्दी-जल्दी से वो देख लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलें बैक पे जाते हैं ज़रा थोड़ा-सा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो-सी है हमारे पास, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मैं इसको लिख देता हूँ WONC वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आर्टिकल 95 के तहत पेश होती है, ठीक है? आर्टिकल 95 ये हम देख चुके हैं। आर्टिकल 95 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 8 मार्च को हम क्या कहते हैं वो पेश हो गई, 8 मार्च को। अच्छा, अब आर्टिकल 95 क्या कहता है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रिक्विजिशन जिसके लिए 20% वोट द 20% जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं, वो रिक्वायर होते हैं। तो जब वो 20% लोगों ने साइन करके स्पीकर में जमा करवा दी, तो जब रिक्विजिशन जमा हो गई, तो असेंबली का जो इजलास होता है, वो आपने जो-सा है, वो कितने दिन के अंदर-अंदर बुलाना होता है, वो आपने 14 डेज़ विदिन 14 डेज़ के अंदर आपने बुलाना होता है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि विदिन 14 डेज़ के अंदर आपने इजलास बुलाना था। लेकिन पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग थी और वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि स्पीकर ने ये कहा कि वो जो वर्किंग डेज़ है ना, उसमें हम हफ्ता इतवार को शामिल नहीं करते, तो उसने इजलास बुलाया कौमी असेंबली का 25 मार्च को, ठीक है? 25 मार्च को। 25 मार्च को इजलास बुलाया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए और उसमें क्या हुआ कि ये एक असेंबली का रूल है कि किसी भी एमएनए की डेथ हुई हो, तो जब इजलास बुलाया जाता है, तो उस दिन उसके लिए फातह-ख्वानी करवाकर वो जो आपका सेशन होता है, उसको एडजर्न कर दिया जाता है, उसको मुलतवी कर दिया जाता है। तो 25 मार्च को फातह-ख्वानी हुई, एक एमएनए की डेथ हुई थी। उसके बाद जो इजलास बुलाया गया, वो था 28 मार्च को। वो क्या था 28 मार्च को, यहाँ तक हमने कर लिया था, 28 मार्च तक। 28 मार्च को क्या हुआ, 28 मार्च को इजलास बुलाया गया और 28 मार्च को मोशन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी, उसको टेबल्ड कर दिया गया। उसको पेश कर दिया गया इन नेशनल असेंबली बाय जो उस वक़्त के देन क्या थे ओपोजिशन लीडर थे जिनका नाम था शहबाज शरीफ, उन्होंने टेबल किया 28 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। 28 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपका टेबल्ड हो जाता है। उसमें पेश हो जाता है। तो जब ये पेश हो जाता है, उसके बाद आर्टिकल 95 के अंदर जो तरीकाकार लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है? अगेन आर्टिकल 95 का हवाला दे रहा हूँ। कि उसमें ये लिखा है कि जब मोशन टेबल्ड हो जाती है, नेशनल असेंबली में पेश हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो फिर क्या होता है? आपने 3 दिन से 3 दिन से पहले आप वोटिंग नहीं करवा सकते और 7 दिन के बाद आप वोटिंग नहीं करवा सकते। इससे आप पहले नहीं करवा सकते और 7 दिन के बाद आप वोटिंग नहीं करवा सकते। ये सारा प्रोसीजर आपका कहाँ लिखा हुआ है? आपका ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है आर्टिकल 95 के अंदर, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल में चीज़ें देख ली थी। अच्छा जी, ये सारा प्रोसीजर हो गया। अब हमारे पास मंथ शुरू हो गया अप्रैल का। अब 28 मार्च को जब टेबल्ड हुई, तो एडजर्न हो गया दोबारा नेशनल असेंबली का। तो स्पीकर ने फिर क्या कहा, इन दोनों चीज़ों को सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए उसने ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये सारी चीज़ें पहले आप लोगों की रिपीट हो गई। ये आज का जो पहली चीज़ है वो है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल की डेट को क्या हुआ 2022 3 अप्रैल को आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जोन-सा है उसके ऊपर क्या होनी थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होनी थी। ये 7 दिन और 3 दिन वाला ये सिस्टम मैंने क्या बताया, ये वोटिंग का बताया है कि वोटिंग जब टेबल हो जाएगी कि उसके बाद उसपे जो वोटिंग होनी है, वो 3 दिन से पहले नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं हो सकती। और वो वोटिंग के लिए इजलास जो बुलाया गया, वो कब बुलाया गया? वो 3 अप्रैल को बुलाया गया। वो कब बुलाया गया? वो 3 अप्रैल को बुलाया गया और उसके ऊपर क्या होनी थी? वोटिंग होनी थी। उसके ऊपर क्या होनी थी? वोटिंग होनी थी।
तो 3 अप्रैल को क्या हुआ, 3 अप्रैल को ये हुआ कि आर्टिकल 5 का रेफरेंस देकर, आर्टिकल 5 जो कि किस चीज की बात करता है, आर्टिकल 5 किस चीज की बात करता है? जल्दी जल्दी बताओ मुझे पहले। आर्टिकल 5 जो सा है, आर्टिकल 5 किस हवाले से, आर्टिकल 5 की इंपॉर्टेंस क्या है? आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है? गद्दारी का लिखा हुआ है, आर्टिकल 5 के अंदर सिक्योरिटी ऑफ पर्सन का लिखा हुआ है, डिग्निटी की बात हो रही है। क्या बात हो रही है आर्टिकल 5 के अंदर? लॉयल्टी टू द स्टेट। आर्टिकल 5 किसकी बात कर रहा है? लॉयल्टी टू स्टेट। स्टेट के साथ लॉयल्टी आपकी जोन सी है, ठीक है, मुल्क से वफादारी। तो आर्टिकल 5 की बुनियाद बनाकर जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उस वक्त के, कासिम सूरी साहब, ठीक है, कासिम सूरी साहब, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिसमिस कर दिया। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिसमिस कर दिया कि जो ओपोजिशन है, ये जो ओपोजिशन है, ये लॉयल नहीं है। और उन्होंने आर्टिकल 5 का, ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल को बेस बनाकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिसमिस किया गया था। तो डेट इंपॉर्टेंट, 3 अप्रैल को डिसमिस किया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। किसने किया? कासिम सूरी साहब ने किया, जो कि उस वक्त के डिप्टी स्पीकर थे। और उसके बाद आर्टिकल 5 है क्या? आर्टिकल 5 जोन सा है वो लॉयल्टी टू द स्टेट जोन सा है, उसके बारे में ये चीजें बताता है। अच्छा जी, अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसमिस हो गई, ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या हो गई? डिसमिस हो गई। ये हमारी पास क्या थी, यहां तक हमारा सिनेरियो था। और ये 3 अप्रैल के दिन ही, यहाँ साथ लिख लो, फिर दोबारा मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आता हूँ। 3 अप्रैल के दिन ही जो गवर्नर साहब थे पंजाब के, उनका नाम था सरवर साहब, उनसे इस्तीफा लिया गया। और 3 अप्रैल को ही, 3 अप्रैल को एक नए गवर्नर साहब जो उनसे आ गए, जिनका नाम है उमर सरफराज चीमा। उमर सरफराज चीमा साहब जो उनसे हैं, ये अभी तक इनकम्बेंट, मौजूदा इनकम्बेंट, ठीक है। उमर सरफराज चीमा साहब जो उनसे हैं, ये इस वक्त पंजाब के क्या हैं? ये गवर्नर हैं। ये किसके गवर्नर हैं? ये पंजाब के गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा साहब। अब उमर सरफराज चीमा साहब जो उनसे हैं, ये गवर्नर ऑफ पंजाब हैं। और 3 अप्रैल को इन्होंने अपने उसका गवर्नरशिप का ओहदा संभाला। तो ये अभी तक के ये क्या है? ये उस दिन पंजाब का इन्होंने ओहदा संभाला और अभी तक जो उनसे हैं, ये आपके पंजाब के गवर्नर चल रहे हैं। और इसको हटाने के हवाले से एक चीज याद रखिएगा कि गवर्नर अपॉइंट और गवर्नर रिमूव कैसे होता है। एक नीचे से छोटा सा नोट लिख लें कि प्रेसिडेंट रिमूव करता है या इनको अपॉइंट करता है ऑन एडवाइस ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। ठीक हो गया? इसे कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही सब गवर्नर्स को, सिंध का होगा, केपी का होगा, बलोचिस्तान का होगा, लेकिन वो किसकी एडवाइस पे करेगा? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जिस, और इसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर एक समरी भेजता है, प्राइम मिनिस्टर एक समरी भेजता है सदर के पास, और सदर के पास इख्तियार होता है 15 दिन का, 15 डेज का इख्तियार होता है कि वो उस समरी के ऊपर गौर करे कि वो समरी सही है कि नहीं। और 15 दिन के बाद वो समरी को वापस भेज सकता है। 15 दिन के बाद वो समरी वापस भेज देता है कि मुझे ये समरी पसंद नहीं आई। फिर क्या होता है? फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दोबारा समरी भेजता है और वो 10 दिन के लिए भेजता है। फिर वो समरी भेजता है। जब वो समरी दोबारा भेजता है, तो फिर सदर के पास दोबारा 10 दिन का इख्तियार होता है कि वो उसके ऊपर गौर-व-फ़िक्र कर सके। तो 10 दिन के अंदर अगर सदर उस समरी के ऊपर कोई भी फैसला नहीं करता, तो ऑटोमैटिकली वो समरी जो-सी है वो क्या हो जाती है? वो अप्रूव हो जाती है। ये याद रखिएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ज़हन में ये है कि जी, ये गवर्नर साहब को हटाया क्यों नहीं जा रहा? तो समरी भेजी हुई है प्राइम मिनिस्टर ने। ये मैंने क्या लिखा है? ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। समरी भेजी जा चुकी है, लेकिन 15 दिन तक सदर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वापस भेज दी समरी, तो अभी दोबारा समरी गई है। और अब ये जो दोबारा समरी गई है, तो अब ये 10 दिन का दोबारा वेट किया जाएगा। आई थिंक 5 दिन हो गए हैं, ये ईद के अराउंड भेजी थी समरी। तो 5 दिन के बाद अगर सदर उसको रिमूव नहीं करते, ये उमर सरफराज चीमा साहब को, तो ऑटोमैटिकली ये कंसीडर किया जाएगा कि जो सदर गवर्नर हैं, ये अब समरी जो है वो ऑटोमैटिकली मंजूर हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उमर सरफराज चीमा साहब भी आ गए। अब साथ क्या हुआ? 3 अप्रैल वाले दिन ही उमर सरफराज चीमा आ गए गवर्नर। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका जो-सा है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट हो गई आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया? सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया, सो मोटो। अब सो मोटो नोटिस जो-सा है कौन से आर्टिकल के तहत लिया जाता है? ये भी हम देख चुके हैं। आर्टिकल 184(3) के तहत, ठीक है? सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन कौन-सी है? जिसे हम क्या कहते हैं? सो मोटो को उर्दू में क्या कहते हैं? मुझे हमेशा भूल जाता है। सो मोटो जो-सा है उसको क्या कहते हैं यार उर्दू में? अज़ खुद नोटिस, इसको क्या कहते हैं? अज़ खुद नोटिस, ठीक है? नोटिस, अज़ खुद नोटिस।
तो आज खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस साहब ने और उसकी फिर समाअत चली। उसकी के 5 रुकनी बेंच था। ये कितना था? 5 मेंबर बेंच था। 5 मेंबर बेंच। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो थे वो इसकी सरबराही कर रहे थे। 5 रुकनी बेंच था ये। और इसने जब इसकी चली, ये उसी दिन ही नोटिस ले लिया गया था 3 अप्रैल वाले दिन। और इसमें क्या हुआ? इसमें फिर हमारे पास जब ये इसने समाअत की कि ये जो अच्छा यहाँ बल्कि एक और चीज़ लिख लो साथ ही कि 3 अप्रैल को सिर्फ ये 2-3 वाक़ियात ये नहीं हुए कि एक तो क्या हुआ, बल्कि मैं यहाँ आपको डिटेल में वो लिखवा देता हूँ ताकि आपकी ये वो बन जाए। एक तो गवर्नर अपॉइंट हो गया, गवर्नर। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को क्या कर दिया गया? उसको डिसमिस कर दिया गया। तीसरा क्या हुआ यहाँ वाक़या? असेंबलीज़ असेंबलीज़ को भी उस दिन क्या कर दिया गया? डिसॉल्व्ड कर दिया गया। ठीक है? आर्टिकल 58 के तहत, आर्टिकल 58 1 के तहत असेंबलीज़ जो-सी हैं वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, और असेंबलीज़ भी कौन डिसॉल्व करता है? याद रखिएगा, असेंबलीज़ भी आपका प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो 3 अप्रैल को 3 इवेंट हुए और चौथा यहाँ लिख लें सो मोटो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया? आज खुद नोटिस भी लिया। ये 3 अप्रैल के आपके इवेंट्स थे, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से हुए। गवर्नर साहब आ गए, उमर सरफराज चीमा, सरवर साहब से इस्तीफा लिया गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सूरी साहब ने मुस्तरद कर दिया। असेंबलीज़ को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर सदर ने क्या किया? डिसॉल्व कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सो मोटो लेकर 5 रुकनी बेंच बना दिया और उन्होंने कहा कि ये जो असेंबलियां तहलील हुई हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो सा है, इसको खत्म किया गया है। ये क्या है? ये गैर आईनी है। फिर उसका जो 5 रुकनी बेंच था, उसका फैसला आया। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को आपका ये जो सो मोटो लिया गया था, इसका क्या आया हुआ? इसका वर्डिक्ट आ गया। इसका फैसला कब आया? 7 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से क्या हुआ? इससे जो आपकी असेंबलीज थी, आपकी असेंबलीज जो सी हैं वो क्या हो गई? वो रिस्टोर हो गई। ये सवाल पूछा जा सकता है कि असेंबलीज डिसॉल्व कब हुई? 3 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को आपकी असेंबलीज जो सी हैं वो क्या कर दी गई? उनको रिस्टोर कर दिया गया। और रिस्टोर किया गया, फैसला आ गया, 5-0 का फैसला आया। जो बेंच था, उन्होंने मुत्तफिका तौर पर 5-0 से फैसला दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उमर अता बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस हैं, वो क्या सरबराही कर रहे थे। तो 5-0 से वर्डिक्ट आ गया। आपकी जो नेशनल असेंबली थी उसको बहाल कर दिया गया। और बल्कि आज क्या है? आज 7 मई है। आज 7 मई है, तो आज का ही दिन, मतलब आज से 1 महीना पहले की बात है कि आज के दिन 7 डेट क्या है? आज वाली ही जो डेट है, उस दिन ही आपकी असेंबलीज जो थी उनको बहाल किया गया। अब 7 अप्रैल को बहाल किया गया और उसमें उन्होंने क्या फैसला दिया? उसमें उन्होंने ये फैसला दिया, उन्होंने ये फैसला दिया कि 10 अप्रैल को, उन्होंने ये कहा कि 10 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। और सुबह 10:30 बजे क्या होगा? असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और जिसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होगी। क्योंकि आईन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को किसी भी बुनियाद बनाकर मुस्तरद कर सकते हो। आईन के अंदर एक ही चीज लिखी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या तो कामयाब होगी आपकी, या तो आपकी नाकाम होगी। और वो किस बेसिस पे होगी? कामयाब या नाकाम होगी वोटिंग के ऊपर। और डिप्टी स्पीकर साहब ने विदाउट वोटिंग करवाए आर्टिकल 5 का सहारा लेकर उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपके पास 2 ही रास्ते हैं। आपके पास एक ही रास्ता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को खत्म करने का, या तो वो कामयाब होगी या नाकाम होगी। लेकिन किसके थ्रू होगी? सिर्फ वोटिंग। वोटिंग के अलावा उसको कोई भी मुस्तरद नहीं कर सकता। और 10 अप्रैल को फिर जब वोटिंग हुई, 10 अप्रैल को फिर क्या हुई? जो वोटिंग हुई, तो फिर उसमें क्या हुआ गया? इमरान खान को दरवाजे का रास्ता दिखाया गया और उसके बाद 174 वोट्स मिले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में। और इमरान खान जोन से हैं वो क्या हो गए? इमरान खान को जोन सा उस दिन सबसे बड़ी जो हेडलाइन लगी थी वो क्या थी? इमरान खान शोन द डोर। उनको दरवाजे का रास्ता दिखा दिया गया। और इमरान खान साहब जोन से हैं वो पाकिस्तान के जो 22वें वजीर आजम थे, वो पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम नहीं रहे 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल तक वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। लेकिन 10 अप्रैल को 174, ये भी वोट्स कितने पड़े थे खान साहब के खिलाफ? 174 वोट्स जोन से हैं वो पड़े थे। और जब ये वोट्स पड़े, उस वक्त कौमी असेंबली की सदारत कौन कर रहा था? उसका नाम था अयाज सादिक। उस वक्त जो स्पीकर की चेयर के ऊपर बैठे हुए थे वो कौन थे? अयाज सादिक। ओपोजिशन ने, जो उस वक्त हुकूमत थी पीटीआई, उन्होंने इसका बायकॉट किया। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उस वक्त इसका बायकॉट किया था। और सिर्फ उनके एक ही मेंबर जोन सा है वो वहां बैठे हुए थे, अली मोहम्मद खान, जिन्होंने बड़ा वो शेर भी पढ़ा था। ठीक है, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। तो वही अली मोहम्मद खान साहब वहां बैठे हुए थे। अयाज सादिक साहब ने चेयर की, 174 वोट पड़े और खान साहब जोन से वो पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे उसके बाद। ठीक है, अयाज सादिक जोन से इन्होंने उस दिन सदारत की थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रही थी। उस वक्त कौमी असेंबली के स्पीकर के तौर पर उन्होंने सदारत की थी, क्योंकि जो आपके कासिम सूरी साहब और दूसरे असद कैसर हैं, उन्होंने उस दिन इस्तीफा दे दोनों ने नहीं, सॉरी, सिर्फ असद कैसर ने उस दिन इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो अयाज सादिक ने
ये आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग हुई, तो उस वोटिंग को प्रिजाइड कौन कर रहा था उस वक्त, क्या कहते हैं, स्पीकर कौन था कौमी असेंबली का, वो उस दिन जोन सा है उसको वहां उसकी सॉरी स्पीकर नहीं आप कहेंगे स्पीकर की चेयर के ऊपर कौन बैठा हुआ था, किस सदारत में वो इजलास हो रहा था, वो आपका कौन था, वो आपका अयाज सादिक था। ठीक हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल को के बाद आपके पास आया 11 अप्रैल। 11 अप्रैल, ठीक हो गया? 11 अप्रैल को क्या हुआ? जो आपका ऑपोजिशन लीडर था शहबाज शरीफ, ठीक हो गया? क्या कहते हैं शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ साहब को जौन सा है उनको शहबाज शरीफ इलेक्टेड 23rd, ये इंपॉर्टेंट है, 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम उनको चुन लिया गया 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को क्या हुई? वोटिंग हुई, और 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का 23वां वजीर आजम क्या किया गया? चुन लिया गया। और उसी दिन 11 अप्रैल को ही उन्होंने ओथ भी ले ली, उन्होंने अपना हल्फ भी उठा लिया। किन्होंने? शहबाज शरीफ साहब ने। उसी दिन उनको इलेक्ट किया गया असेंबली से, उनको हाउस ऑफ कहते हैं ओपोजिशन लीडर से उनको लीडर ऑफ द हाउस बना दिया गया, और साथ ही वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने क्या किया गया? उन्होंने हल्फ भी ले लिया। और प्रेसिडेंट साहब जनरली हल्फ लेते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से, एसएस साहब से, शहबाज शरीफ साहब से सादिक संजरानी साहब ने हल्फ लिया। सादिक संजरानी, ये कौन है? ये सबको पता है कि ये चेयरमैन स्पीकर है, सॉरी ये चेयरमैन सेनेट है। सादिक संजरानी साहब कौन है? सादिक संजरानी साहब जौन से हैं ये चेयरमैन हैं सेनेट के। सादिक संजरानी साहब जौन से हैं ये सेनेट के चेयरमैन हैं। इन्होंने हल्फ लिया क्योंकि सदर साहब बीमार हो गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कौन है? सदर हल्फ लेता है, लेकिन जब सदर ना अवेलेबल हो तो वो किसी को आगे नॉमिनेट करता है, तो उसने फिर संजरानी साहब को कहा, तो संजरानी साहब ने 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ से हल्फ लिया। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के 23वें वजीर आजम बन गए, ठीक है? 174 वोट्स, इनको भी 174 वोट्स ही पड़े, ठीक है? क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब हम देखते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से चीजें। उसके बाद हम क्या देखते हैं? शहबाज शरीफ साहब के हवाले से चीजें, और वो शहबाज शरीफ हवाले से चीजें क्या हैं? बल्कि एक तो इनकी 2-3 जो इन्होंने चेंजिंग की है, कैबिनेट देखते हैं हम, और उसके बाद जौन सा है बाकी हम इंटरनेशनल चीजों को बाद में देखें। सबसे पहले तो यहाँ से अगर हम आगे चलें तो वो है 16 अप्रैल। डेट वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। वो 16 अप्रैल क्या है? 16 अप्रैल को आपके जो नेशनल असेंबली, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 अप्रैल को वोटिंग होनी थी, और 10 अप्रैल को क्या हुआ? असद कैसर साहब जो कि स्पीकर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब स्पीकर तो नया आना था, तो अब स्पीकर कौन आया नया? 22nd 22वां स्पीकर आया कौमी असेंबली का। उसका क्या नाम है? उसका नाम है राजा परवेज अशरफ। 22वां स्पीकर कौन है कौमी असेंबली का? राजा परवेज अशरफ। राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं ये कौन है? ये कौमी असेंबली के 22वें स्पीकर हैं। इन्होंने 16 अप्रैल को इन्होंने हल्फ उठा लिया, और उसके बाद है राजा परवेज अशरफ, आपको पता है पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है? ये पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जब यूसुफ रज़ा गिलानी को 2012 में नाअहल किया गया था, तो तब ये आए थे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और उससे पहले ये वजीर भी रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के 22वें स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ। और डिप्टी स्पीकर से हैं, डिप्टी स्पीकर अब कौन बने हैं? उनका नाम है जाहिद अकरम, जाहिद अकरम या जाहिद दुरानी, जाहिद अकरम दुरानी। तो जाहिद दुरानी से हैं ये डिप्टी स्पीकर हैं। ये मेरे ख्याल में 2003 में या 2003 के अंदर केपी के अंदर, तब सरहद होता था, सूबा सरहद, वहाँ एक वजीर आला रहे थे अकरम दुरानी, ठीक है? उनका क्या नाम था? अकरम दुरानी। तो ये उनके बेटे हैं जाहिद अकरम दुरानी। तो इनका जो है मेरे ख्याल में फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से इनका ताल्लुक है, जाहिद अकरम दुरानी। तो बस आपने इनका नाम याद रखना है कि अभी कौन है? जाहिद अकरम दुरानी। क्योंकि ये राजा परवेज अशरफ जरा नॉन पर्सनैलिटी है, सबको याद होंगे, लेकिन ये डिप्टी स्पीकर इतनी नॉन पर्सनैलिटी नहीं है, तो ये आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो जाहिद अकरम दुरानी कौन है? ये इस वक्त डिप्टी स्पीकर हैं आपके नेशनल कौमी असेंबली के। और अभी ये जो कौमी असेंबली है, ये मैंने पहले भी शायद बताया, लेकिन लिख लें, ये जो अभी करंट कौमी असेंबली है, ये कौन सी है? 15th नेशनल असेंबली है। ये 15वीं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, ठीक है? अभी जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद सा है, बल्कि ये सवाल पूछा भी गया था कि अभी ये जो इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद कौन सी असेंबली सी है वो इलेक्ट हुई है। तो ये याद रखिएगा कि अभी 15वीं 15th जो नेशनल असेंबली है, ये अभी चल रही है, और उसके बाद सा है 15th नेशनल असेंबली के ये बने हैं आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हुआ?
शहबाज शरीफ साहब 23वें वजीर आज़म बन गए और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ? उसके बाद अगर हम देखें तो चलें शहबाज शरीफ साहब को बाद में देखेंगे, वो तो 30 अप्रैल को उन्होंने हल्फ उठाया था। शहबाज शरीफ के हवाले से ही देखते हैं कि शहबाज शरीफ बने, तो हमारे पास चलें शहबाज शरीफ के साथ एक और चीज़ लिख लें, 18 अप्रैल की, फिर दोबारा शहबाज शरीफ पे वापस आते हैं। 18 अप्रैल को डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, अगेन बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्या है? नाम सरदार तनवीर इलियास। सरदार तनवीर इलियास कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। पहले कौन से थे आपके पास जो अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब थे, उनको हटाया गया है। उनको हटा के अब जो नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है जी उनका नाम क्या है? उनका नाम है सरदार तनवीर इलियास। उनका क्या नाम है? उनका नाम है सरदार तनवीर इलियास। पीटीआई से इनका ताल्लुक है और ये अब आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। ये आपका क्या बने हैं? ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे पास शहबाज शरीफ के हवाले से 2-3 चीज़ें। एक तो अब आए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। कुछ चीज़ें क्या-क्या चेंज हुई हैं? तो सबसे पहले जो चीज़ चेंज हुई है, वो है उसको कहते हैं पीएसपीएम। पीएसपीएम ये पूछा जाता है। अब पीएसपीएम क्या है? पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। खान साहब के जो प्राइम मिनिस्टर खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनका नाम आजम खान था, वो भी पूछा गया है। तो ये जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, इसने रोजमर्रा के काम देखने होते हैं, इसके बाद इतनी पावरफुल पावर होती है, ये आपका 22वें ग्रेड का एक ब्यूरोक्रेट होता है, जो आपका पर्सनल सेक्रेटरी होता है। और इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कह दिया जाता है कि जितनी समरीज मूव होनी है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, जो एग्जीक्यूटिव के जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस लेने हैं, वो सारे आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो है उनके थ्रू होते हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया कि खान साहब का क्या था? आज़म खान था, ठीक है? उनका क्या नाम था? आज़म खान था। और उसके बाद जो-सा है जो अभी शहबाज शरीफ साहब का जो डिप्टी सेक्रेटरी सॉरी डिप्टी सेक्रेटरी कह रहा हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया उनका क्या नाम है? उनका नाम है जी तोकीर शाह। उसका क्या नाम है? तोकीर शाह। तोकीर शाह। तोकीर शाह साहब जो-से हैं ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभी बने हैं। सॉरी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। मैंने पर्सनल लिख दिया यहाँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, तोकीर शाह साहब। उसके बाद कौन-सा है, उसके बाद आने के बाद हुकूमत ने बहुत सारी चेंजिंग की हैं, 4 चेंजिंग जो अभी तक हो चुकी हैं, एक तो आज ही हुई है, तो वो भी आज ही लिखवा देता हूँ, तो मई के में दोबारा देखी जाएगी। और इन्होंने जो चेंजिंग की है सबसे पहले एफबीआर, ठीक है? एफबीआर, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, ठीक है? जो आपका टैक्स इकट्ठा करता है इदारा एफबीआर जिसे कहा जाता है एफबीआर, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर का जो चेयरमैन पहले इशफाक साहब थे, तो इशफाक साहब को चेंज करके अब नया चेयरमैन कौन है? उनका नाम है आसिम अहमद। उनका क्या नाम है? आसिम अहमद। तो आसिम अहमद कौन है? एफबीआर के नए चेयरमैन। पुराने इशफाक साहब मैंने लिखवाए होंगे, पुराने करंट अफेयर्स में आपको मिलेंगे। तो उनको आपने वहाँ से उसको भूल जाना है। तो आपने अब क्या है नई चीज़ें याद रखनी है। तो एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जौन-सा है, उसमें क्या है आसिम अहमद को नया आपका क्या लगाया गया है, चेयरमैन लगाया गया है। फिर आपका एफआईए जो इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जौन-सा है आपका एफआईए का इदारा। एफआईए का इदारा इसमें डीजी होता है। एफआईए एफबीआर का चेयरमैन होता है और क्या कहते हैं एफआईए में डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है? क्या होता है इसमें? डीजी होता है। तो डीजी जौन-सा एफआईए का उसका क्या नाम है? उसका नाम है ताहिर राय। इसका क्या नाम है? ताहिर ताहिर राय, ठीक है? ताहिर राय। पहले कौन था जी? डीजीएफआईए उसका नाम था सनाउल्लाह, उसका क्या नाम था? सनाउल्लाह, राणा सनाउल्लाह नहीं, डिफरेंट एक और ब्यूरोक्रेट सनाउल्लाह, ठीक है? तो अब चेंज करके सनाउल्लाह को रिप्लेस किसने किया है? ताहिर राय ने, ताहिर राय ने। तो डीजीएफआईए ताहिर राय हो गए। उसके बाद एक और चेंज किया गया वो है डीजी नैब। वो क्या है? डीजी ओह सॉरी नैब कह रहा हूँ, डीजी आईबी, नैब तो अभी वही है, डीजीआईबी। तो डीजीआईबी जौन-सा है, वो पहले क्या था? उनका नाम सुलेमान था, डीजीआईबी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल आईबी उनका नाम क्या था? सुलेमान था। उनको छुट्टी पे भेज गए, उसके बाद जो आए हैं उनका नाम है फ़हद असदुल्ला। उनका क्या नाम था? ओह सॉरी फ़वाद असदुल्ला उनके नाम के स्पेलिंग हैं एफयूएडी। इसी तरह उनके नाम के स्पेलिंग लिखे जाते हैं और आप अगर चेक करोगे तो उन्होंने यही है एफयूएडी फ़ाद असदुल्ला असदुल्ला। ये नए आपके आईबी के डायरेक्टर आए हैं और आईबी के डायरेक्टर जो-से हैं ये बड़े फेवरेट हैं, ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद
अभी वो मैं लिखवा नहीं रहा, वैसे आप लिख लो कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर जनरल कह रहा हूँ, स्टेट बैंक के गवर्नर थे रज़ा बाकिर, उनका टेन्योर खत्म हो गया। उनका क्या है, टेन्योर जौन-सा है वो खत्म हो गया। तो उनको तो सी नहीं मिली, तो उसकी बजाय अभी कायम मुकाम जौन-सा है मुर्तज़ा साहब जौन से हैं, जो कि डिप्टी गवर्नर थे, उसको दिया गया है। तो जब वो कोई नई हुकूमत तैनात करेगी तो हम तब भी याद कर लेंगे। अभी हमें कायम मुकाम जो मोहम्मद मुर्तज़ा है, आई थिंक उनका नाम, तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने लिखना है, तो ये लिख लें कि रज़ा बाकिर साहब जौन-सा है, 3 मई को उनका टेन्योर खत्म होना था। तो रज़ा बाकिर साहब की टेन्योर खत्म होने के बाद जो डिप्टी गवर्नर था, उनका नाम था मोहम्मद मुर्तज़ा। तो मोहम्मद मुर्तज़ा को अभी चार्ज संभाल दे दिया गया है, लेकिन अभी हुकूमत एक परमानेंट जौन-सा है, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो लेकर आएगी। तो इसलिए मोहम्मद मुर्तज़ा का नाम अभी आपको याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। लास्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो कि आज का ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ठीक है? एजी, अटॉर्नी जनरल जो कि पहले सॉरी खालिद जवेद खान थे, ठीक है? उनसे पहले अनवर मंसूर खान थे। अब जो-सा अटॉर्नी जनरल इसका आज ही फैसला हुआ है और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का अब कौन बना है, उसका नाम है अश्तर ओसाफ। अश्तर ओसाफ, AUSAF, अश्तर ओसाफ साहब, ठीक है? ये पहले भी रहे हैं नून लीग के दौर के अंदर अटॉर्नी जनरल, तो इनको दोबारा पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है जी अश्तर ओसाफ। इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है अश्तर ओसाफ साहब और इनको पाकिस्तान का अभी अटॉर्नी जनरल आज ही अपॉइंट किया गया है, आज की डेट के अंदर। तो जब हम इनको देख रहे हैं, तो ये भी हम साथ याद रख लेते हैं कि अश्तर ओसाफ साहब जो हैं, वो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल हैं। और लास्ट जो अटॉर्नी जनरल थे, उनके हवाले से भी 2 से 3 पेपर्स के अंदर वो सवाल पूछा गया था। तो अटॉर्नी जनरल जो कि एक जिसका काम होता है कि हुकूमत को लीगल मामलात के अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिफेंड करना होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अटॉर्नी जनरल का ओहदा। और दूसरा आज एक और भी डेवलपमेंट हुई है, वापडा के चेयरमैन थे जनरल मुज़म्मिल, ठीक है? तो उनको जौन-सा है उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, तो अभी वापडा के चेयरमैन भी चेंज होंगे। तो उनका नाम भी पहले ये मेजर जनरल जो क्या नाम है इनका मुज़म्मिल हसन मेरे ख़्याल में पूरा नाम है मुज़म्मिल। तो ये जो जनरल मुज़म्मिल हैं, तो इन्होंने आज वो अपना इस्तीफ़ा दिया है, तो ये भी चेंज होंगे, तो ये भी हमें याद करने पड़ेंगे। जो क्या कहते हैं आपके पीआईए के जो चेयरमैन थे अरशद मलिक साहब, उनका भी टेन्योर ख़त्म होने वाला है, मेरे ख़्याल में ये मई के अंदर वो भी ख़त्म चले जाएँगे। तो पीआईए के जो चेयरमैन हैं, वो भी नए आएँगे, तो हमें उनको भी दोबारा देखना पड़ेगा। तो ये सारे ओहदे जो उनसे आगे अभी फ्री होने हैं, शायद अभी क्या कहते हैं स्टेट बैंक, वापडा और भी डिफरेंट जो ओहदे हैं, ये सारे खाली होंगे। इसी मंथ के अंदर-अंदर जो-जो ओहदे खाली हैं, ये सारे कम फिल हो जाएँगे। तो वो जो-सा है फिर हमें साथ-साथ उनको भी याद करना पड़ेगा। जी, जी, आर्मी से रिटायर्ड थे, सर्विंग नहीं थे। ये जो मुज़म्मिल ये रिटायर्ड थे, तो जनरल, तो उनको जो-सा है वापडा के अंदर लगाया गया। ठीक है? अब हमारे पास क्या रह गई? अब हमारे पास रह गई कैबिनेट और कैबिनेट को हम अभी देख लेते हैं और उसके बाद जो-सा है फिर हम बाकियों कुछ चीज़ों को जो इंटरनेशनल हवाले से हैं, पाकिस्तान को छोड़कर वो फिर हम इंशाल्लाह जो-सा है वो कल देख लेंगे।